दोस्तों, नेपाल की हालत पिछले 2-2.5 सालों से बहुत ज्यादा खराब है। हर साल अरबों रुपए हम लुटा रहे हैं नेपाल के ऊपर। जी हाँ, हम भारत के बजट में स्पेशल एक स्कीम रखते हैं जिसके तहत हम नेपाल को पैसा देते हैं हर साल हजारों करोड़ रुपए। और ये पैसा उधार नहीं देते हम उन्हें, ये पैसा हम नेपाल को रखने के लिए देते हैं कि चलो तुम्हारे यहाँ सड़कें खराब हैं, अस्पताल नहीं है, हम बस पैसा दे रहे हैं, तुम उसे रखो और उस पैसे से अपने देश को संभालो। और जब स्थिति थोड़ी थोड़ी ठीक होती दिखाई दे रही है नेपाल की संकट से, जैसे जैसे वो निकल रहा है, सबसे पहले वो भारत को ही आंखें दिखा रहा है। सबसे पहले तो नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने चीनी सरकार को चिट्ठी लिख दी है कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा भारत के लोग कर रहे हैं ना, वो सब लिपू लेक से होकर गुजरते हैं, जो कि भारत का नहीं नेपाल का रास्ता है। इसे तुरंत बंद करवाओ। इसके अलावा भारत को भी धमकाया है कि जो ये लिपू लेक वाले मानसरोवर यात्रा है, आप इसे तुरंत रद्द करो, हम इसका विरोध करते हैं। और इतना ही नहीं, इसके 2 दिन बाद जो किया उसे सुनकर तो आपको गुस्सा बहुत आएगा। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ भारत के विदेश सचिव की एक मीटिंग तय थी जिसमें दोनों देशों के रिश्ते सुधारे जाएंगे, कैसे दोनों देश व्यापार करेंगे, इन सारी चीजों पर बातचीत होनी थी। लेकिन मीटिंग से एंड टाइम पहले नेपाल के प्रधानमंत्री ने मीटिंग ही रद्द कर दी और कह दिया कि मैं भारत के विदेश सचिव से नहीं मिलूंगा क्योंकि वो मेरे लेवल का आदमी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यही शब्द इस्तेमाल किए गए थे कि वो मेरे लेवल का आदमी नहीं है, मैं उससे नहीं मिलूंगा। मेरे लेवल का आदमी भारत भेजे तो मैं बात करूंगा। सोचिए नेपाल के प्रधानमंत्री की क्या टोन है। और आपको मैं बता दूं कि विक्रम मिस्त्री कोई आम आदमी नहीं है, वो भारत के विदेश सचिव है। मतलब कि विदेश मामलों में प्रधानमंत्री के बाद आते हैं विदेश मंत्री और विदेश मंत्री के बाद सीधे आते हैं विदेश सचिव। यानी कि भारत को विदेश में अगर प्रतिनिधि रखना है तो प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री के बाद तीसरा टॉप आदमी है हमारा विदेश सचिव, और वो है विक्रम मिस्त्री जी। उन्हें ये छोटा आदमी बता रहे हैं। हालांकि कई नेपाली अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको ऐसा जरूर लगेगा और मे भी वो कमेंट भी कर दें कि हाँ, ये छोटा ही आदमी है क्योंकि हमारा तो प्रधानमंत्री है, तुम भी अपना प्रधानमंत्री भेजो। तो उन लोगों को भी मैं बता देता हूँ कि शांति से पहले आप भारतीय प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाओ, ट्विटर अकाउंट पर जाओ और जरा स्क्रॉल करके देखो पिक्चर्स। पीएम मोदी दूसरे देशों के छोटे छोटे जो ऑफिशियल्स होते हैं, चाहे फिर वो दूसरे देशों के राजदूत हों, उप सचिव हों या किसी दूसरे देश के कोई छोटा सा विदेशी अफसर भी हो, हम हमारे प्रधानमंत्री उससे भी मिलते हैं। उनकी वीडियो फोटो पोस्ट करते हुए आपको वो उनके सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे। इवन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी आप जाओ तो आंखें खुलेंगी आपकी। वो जमैका, एल सल्वाडोर, बोलिविया जैसे बहुत ही छोटे छोटे देशों के छोटे छोटे अधिकारियों से मिलते हैं और बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप छोटे हो गए? जी नहीं। ये दिखाता है कि एक आदमी कितना मैच्योर है, कितना ज्यादा सुलझा हुआ है। लेकिन नेपाल का प्रधानमंत्री तो भारत के साथ अपने संबंधों को बिल्कुल तोड़ने पर उतारू है। हाल ही में सर्कुलर जारी हुआ है नेपाल में, आप जानकर हैरान हो गए, जिसमें भारत से आने वाली कारों को रेगुलेट करने की बात करी है और कहा है कि कोई भी व्यक्ति भारत का 30 दिन से ज्यादा अपनी कार नहीं रख सकता है नेपाल के अंदर। भारत से कोई व्यक्ति 100 रुपए से ज्यादा, इन 100 रुपए से ज्यादा के सेब, केले, यहाँ तक कि छोटे बच्चों के लिए चिप्स भी नहीं ला सकता, उस पर भी वो टैक्स वसूलेंगे। यहाँ तक कि भारतीयों के लिए कई तरीके की आईडीज भी अनिवार्य कर दी गई है ताकि भारतीयों की अलग पहचान हो सके और भारतीयों पर लगाम लगाई जा सके। अब ये देखकर आपको लग रहा होगा कि यार बालेन शाह तो नेपाल को नया पाकिस्तान बनाने पर उतारू है, वो भारत को कट्टर दुश्मन समझ रहा है अपना। तो इसके पीछे आपको 2 फैक्टर समझने होंगे, तभी आप समझोगे कि नेपाल भारत के लिए क्या दूसरा पाकिस्तान बनेगा या नहीं। पहला फैक्टर है कि बालेन शाह ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है घरेलू नीति का फेल होना। बालेन शाह को समझ आ गया है कि चुनाव जीतने के लिए उसने जो बड़े बड़े वादे कर दिए थे उन्हें फुलफिल करना संभव ही नहीं है, क्योंकि नेपाल एक गरीब देश है, उसका खजाना इतना बड़ा है नहीं कि आप नेपालियों को किए गए इतने बड़े बड़े वादों का 10% भी पूरा कर सकें। और इसके ऊपर से नेपाल की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची है। ईरान युद्ध की वजह से इनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा रेजिलेंट नहीं है कि बड़े झटके को सहन कर सके, इसीलिए छोटे से हवा के झोंकों में इनकी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। और ईरान युद्ध ने बहुत बुरी तरीके से कपा कर रख दिया है नेपाली खजाने को। यही कारण है कि आने वाले समय में नेपाल में पेट्रोल डीजल तक की शॉर्टेज होने वाली है और इसीलिए अपने घरेलू वादों से ध्यान भटकाने का
सबसे बढ़िया तरीका होता है राष्ट्रवाद। देश में इतना राष्ट्रपति पैदा कर दो कि देश के लोग सरकार के खिलाफ कुछ बोले ही ना पाए, अपने प्रधानमंत्री के किए गए वादों पर ध्यान ही ना जाए उनका। यहाँ तक कि आने वाले समय में आप देखोगे कि बालेन शाह भारत के साथ इतने संबंध खराब कर सकते हैं कि नेपाल में किसी को अगर छींक भी आएगी तो उसका इल्जाम वो भारत पर डालेंगे। वो भारत को हर एक चीज का जिम्मेदार ठहराकर सबसे बड़ा विलेन भी बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है भारत का सुस्त रवैया। भारत डिप्लोमेटिक तरीके से एफर्ट करता है और ये पुराने जमाने में बहुत काम किया करता था, नो डाउट, लेकिन अब न्यू जनरेशन फॉरेन पॉलिसी है उसमें ये काम नहीं करता। इसमें आपको सॉफ्ट स्टेट की तरह देखा जाता है और नया जमाना है हार्ड स्टेट का। मतलब कि दुश्मन खुले में आप पर इल्जाम लगा रहा है तो आपको भी खुले में आकर उसके इल्जामों को काउंटर करना पड़ेगा। मतलब कि नेपाल के प्रधानमंत्री अगर भारत को किसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो भारत का क्या रवैया होता है? हम चुपचाप प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी एक छोटा सा मेंशन कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल देते हैं जिसे कि कोई देखता भी नहीं है। आपको सोशल मीडिया पर फुल फ्लैश कैंपेन करना होता है जैसे कि दुनिया भर के विदेश मंत्रालय करते हैं। उससे असली फर्क पड़ता है, उससे ग्राउंड पर नेपालियों को पता लगेगा कि उनका प्रधानमंत्री क्या गलत काम कर रहा है, तभी इसका असर दिखेगा। यही है न्यू जनरेशन फॉरेन पॉलिसी और इसके लिए आपको विदेश मंत्रालय में न्यू जनरेशन के लोगों को भी रखने पड़ेंगे, वरना ये होता ही रहेगा। नेपाल में आप चाहे बालेन शाह को हटाकर कितनी भी नए प्रधानमंत्री या नई सरकार बिठा दो, यही साइकिल रिपीट होगी। जो भी नया प्रधानमंत्री या सरकार आएगी वो भारत पर गलत चीजों का इल्जाम लगाएगी और भारत से मदद भी लेती रहेगी। इसीलिए आपको सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरीके से हिट करना पड़ेगा। मतलब कि जब कोई आंख दिखाए तो उसकी मदद भी रोको और उसके साथ संबंधों को भी डाउनग्रेड करो। और दूसरा, उस देश के लोगों को बताओ कि हमने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया है, तुम्हारी सरकार झूठ बोल रही है और एक तरीके से अपनी जान बचाने के लिए सारा इल्जाम हमारे सर पर डाल रही है। यही है न्यू जनरेशन की फॉरेन पॉलिसी और भारत जितना जल्दी इसे अडेप्ट करेगा उतना जल्दी फायदे में रहेगा। वरना आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि अगर आपके पास न्यू जनरेशन की फॉरेन पॉलिसी नहीं है ना तो आपकी जीत को भी हार में बदल लिया जाएगा। सोशल मीडिया का ये जमाना है, ऑपरेशन सिंदूर इसका बहुत ज्यादा प्राइम और शाइनिंग एग्जांपल है। आपने देखा कि पाकिस्तान के पास आज तक भी एक सिंगल ऐसा फोटो नहीं है जिससे वो साबित कर पाए कि उनकी एक सिंगल मिसाइल भी भारत की धरती पर टच हुई थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सोशल मीडिया पर नैरेटिव ऐसा बना दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में तो पाकिस्तान ने भारत को बहुत जबरदस्त टक्कर दी थी, यहाँ तक कि उसके दम पर वो अपने हथियार भी बेचने में सफल हो गए हैं। यही होता है न्यू जनरेशन की फॉरेन पॉलिसी का दम। भारत जल्दी से जल्दी इसे अडॉप्ट करे तो ही हमारे राष्ट्र में है। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है? आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। सारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।